नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है साइंस से रिलेटेड 20 प्रश्न 20 मिनट में 20 प्रश्न में जो आपको हर रोज़ करवा रहा हूं, उसका आज का चैप्टर है वेग। वेग से संबंधित आपका आज का टॉपिक है। वेग से संबंधित आज का टॉपिक हमने लिया है, जो कि एग्ज़ाम में हर एक तरीके से क्वेश्चन बनने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये हर एक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, जिनका संग्रह मेरे द्वारा किया गया है। अब प्रश्न नंबर आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने। दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। दूरी समय और ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। दूरी और समय का जो ग्राफ होता है उसका ढाल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी चाल, ऑप्शन नंबर सी वेग और ऑप्शन नंबर डी त्वरण। तो आपका जो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर बी चाल आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। इसी के साथ प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक 50 किलोग्राम का लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड चलता है तो उसका संवेग क्या होगा? आपको बताना है संवेग। क्या बताना है आपको? संवेग बताना है। और जो दिया हुआ है तो आपको क्या बताना है? संवेग बताना है। अब आप लोगों को पता होगा कि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। तो आपका जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। 50 केजी दिया गया है। और उसका और लड़का जो 5 मीटर प्रति सेकंड चलता है इंटू 5 कर दीजिए। 5 कर दीजिए तो 5×5 = 25 इक्वल टू 250 आपका 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर रहेगा। 250 केजी आपका आंसर रहेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संवेग का सूत्र डालिए और संवेग के सूत्र में द्रव्यमान और वेग का मान रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी है 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन नंबर सी है 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर पहला 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 250 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अब प्रश्न नंबर अगला है आपका। प्रश्न नंबर अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा जो है वो है वी बराबर आई बराबर वी बटे आर। आई बराबर वी अपॉन आर जो है ये समीकरण किस नियम से लिया गया है? तो आपको पता होगा कि ये ऑप्शन नंबर ए क्यूरी का नियम, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर सी ओम का नियम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि आई आपकी क्या है? धारा है। और वी क्या है? विभवांतर है। और आर क्या है? प्रतिरोध है। तो हम लोगों ने ये ओम के नियम में पढ़ा था। ये ओम के नियम में पढ़ा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, ओम का नियम। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा ये रहा आपके सामने। एक सेकंड में विस्थापन का परिमाण कहलाता है। एक सेकंड में जो विस्थापन का जो परिमाण होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका जो एक सेकंड में विस्थापन का परिमाण कहलाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है चाल, ऑप्शन नंबर दूसरा है आवेग, ऑप्शन नंबर तीसरा है बल और ऑप्शन नंबर चौथा है त्वरण। तो आपका जो है एक सेकंड में विस्थापन का जो परिमाण होता है वो कहलाता है आपका चाल कहलाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए चाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए चाल इज द राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर पाँचवा। प्रश्न नंबर पाँचवा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पाँचवा है 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से
वेग से यात्रा करने वाले बाइकर ब्रेक लगाता है। एक बाइक वाला है जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से यात्रा करता है और एकदम से बाइक ब्रेक लगाता है और बाइक को 5 सेकंड के लिए रोक देता है, और बाइक को कितने सेकंड के लिए रोक देता है? 5 सेकंड के लिए रोक देता है। तो उसकी मंदता ज्ञात करनी है आपको, उसकी मंदता ज्ञात करनी है। आप लोगों को पता होगा कि मंदता ज्ञात करने के लिए आपको जो गति की जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें हम मान रखकर इसकी मंदता की जानकारी ले सकते हैं, मंदता की ज्ञात कर सकते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, वी आपको दे रखा है, प्रारंभिक वेग आपका क्या होता है 0 होता है, प्लस u क्या दे रखा है आपका u 8 दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, प्लस ये आपका जो त्वरण है वो ये आपको ज्ञात करना है, और t आपका कितना दे रखा, समय कितने सेकंड के लिए रुकता है इंटू 5 सेकंड के लिए रुकता है। तो आपका 8 माइनस बराबर की तरह माइनस आएगा, तो बराबर 5a, ये आपको ज्ञात करना है। तो 5 अपान में आ जाएगा और ये इधर सेपरेट हो जाएगा। 5 से 5 एकम 5 5 1.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। 1.56 मीटर आपके प्रति सेकंड आपका आंसर रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5वें का जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसकी मंदता ज्ञात करने के लिए आपको गति के पहले समीकरण में मान रखना पड़ेगा और मंदता ज्ञात हो जाएगी। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 6 है, ये रहा आपके सामने। एक निकाय का द्रव्यमान हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक और शून्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी केवल धनात्मक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक और ऋणात्मक लेकिन शून्य नहीं हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक निकाय का जो द्रव्यमान हो सकता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। निकाय का जो द्रव्यमान है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने। अभी तक हम लोगों ने 7 प्रश्न पे हैं हम लोग और 7 मिनट होने वाले हैं। हमारा 1 मिनट का एक प्रश्न कंटिन्यू चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और मुझे इसी तरीके से आगे और भी मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे प्रश्न का संग्रह लेकर आऊँ। इसी के साथ आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 7वां, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमें रिक्त स्थान देता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमें क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जड़त्व का नियम है, ऑप्शन नंबर बी है बल, ऑप्शन नंबर सी है संवेग और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमेशा क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो आपका जो संवेग है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 8वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 8वां है, औसत वेग और औसत चाल के बीच का अनुपात सदैव रिक्त स्थान होता है। औसत वेग और औसत चाल के बीच का जो अनुपात होता है वो सदैव रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए या तो 1 के बराबर या 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर और ऑप्शन नंबर डी 1 से कम। तो आप लोगों को लग रहा होगा सारे ऑप्शन तो एक जैसे हैं, लेकिन क्या होता है कि औसत वेग और औसत चाल के बीच का जो अनुपात होता है सदैव या तो 1 के बराबर या 1 से कम होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है, जब एक कण एक समान वृत्ति गति में होता है, जब एक कोई कण है जो कि एक समान वृत्ति गति में कार्य करता है, कोई कण है वो एक समान वृत्ति गति में कार्य करता है, तब ऑप्शन नंबर ए वेग और त्वरण दोनों नियत होते हैं, वेग और त्वरण दोनों नियत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसकी चाल नियत रहती है लेकिन वेग परिवर्तित रहती है, इसकी चाल नियत रहती है लेकिन वेग परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी चाल और त्वरण दोनों परिवर्तित होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जब एक कण एक समान वृत्ति गति में होता है तो उसकी चाल नियत रहती है लेकिन वेग आपका परिवर्तित होते रहता है। जब कोई भी कण है वो वृत्ति गति का कार्य करता है तो उसकी जो चाल होती है वो तो नियत रहती है, उसकी चाल नियत रहती है, लेकिन उसका जो वेग होता है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इसीलिए आपके 9वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 10वां है, किन अणुओं के लिए अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम होता है? किन अणुओं के लिए अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी तरल, ऑप्शन नंबर बी कोलाइड दूध होता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन नंबर डी लोहा ठोस होता है। इसीलिए किन अणुओं के बीच अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है? आप लोगों ने ठोस द्रव गैस में देखा होगा कि जो ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं और उनके अंतर जो अंतराणु बल जो होते हैं बहुत ही मजबूत अंतराणु बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ठोस में जो अंतराणु बल होता है सबसे अधिक मजबूत होता है और ठोस एक प्रकार का लोहा है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। मनुष्य के शरीर का ताप होता है, मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 32 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके जो मनुष्य का ताप होता है वो 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसीलिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 12वां है, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है ऑप्शन नंबर ए -273 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 273 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी -273 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप होता है -273 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 13वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13वां है, तांबा उष्मा और विद्युत का रिक्त स्थान होता है। तांबा उष्मा और विद्युत का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। तो तांबा जो होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं चाहूँगा कि लाइक शेयर और कमेंट्स करें। प्रश्न नंबर 14वां अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14वां ये रहा है आपके सामने। प्रश्न नंबर 14वां है, उष्मा के नियम द्वारा दिए गए हैं। उष्मा जो है वो उष्मा के नियम द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फेराडे, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी उष्मा ओम, और ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। तो उष्मा का जो नियम है वो जूल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जूल के द्वारा दिए गए उष्मा का नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15वां ये रहा आपके सामने। उष्मा की इकाई नहीं है। आपसे पूछा गया है कि उष्मा की कौन सी इकाई नहीं है, और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से 3 इकाई जो है कि उष्मा की है और 1 इकाई जो है कि वो उष्मा की नहीं है। आपको वो नहीं बताना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है अर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो उष्मा की जो इकाई है, कैलोरी भी उष्मा की इकाई है, जूल भी उष्मा की इकाई है, और अर्ग भी उष्मा की इकाई है, लेकिन न्यूटन आपकी उष्मा की इकाई नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16 ये आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रश्न नंबर 16 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जेल प्रेरी से लेकर जेल प्रेरी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूरी, ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूरी, ऑप्शन नंबर बी सतह तापमान, ऑप्शन नंबर सी घनत्व, और ऑप्शन नंबर डी त्रिज्या। तो आपकी जो तारे का रंग है वो सतह के तापमान पर निर्भर करता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। सतह का तापमान पर निर्भर करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 17वां है, थर्मामीटर के बल्ब में समाविष्ट होता है। थर्मामीटर के बल्ब में समाविष्ट होता है कि थर्मामीटर के बल्ब में क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर बी जल होता है, ऑप्शन नंबर सी पारा होता है और ऑप्शन नंबर डी अम्ल होता है। तो थर्मामीटर में आपको पता होगा कि पारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 17वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है इसी के साथ प्रश्न नंबर 18वां है। एक तारा में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा प्रश्न नंबर 18वां है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18वां है, एक तारा में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती एक तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। आपके सामने प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लंबाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए पदार्थ पर निर्भर करती हैं और ऑप्शन नंबर डी मोटाई पर निर्भर करती हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी पर निर्भर करती हैं। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने वाला है, सभी पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है कि जो एक तार की जो उत्पादित ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ये लंबाई पर भी निर्भर करती है, पदार्थ पर भी निर्भर करती है और मोटाई पर भी निर्भर करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अभी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 19 है। समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है क्योंकि समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है क्यों लगती है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए संवन पवन के कारण, ऑप्शन नंबर बी भूमि और समुद्र के मध्य तापमान में अंतर, ऑप्शन नंबर सी शरीर से जल का वाष्पीकरण हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है क्यों लगती है? क्योंकि शरीर से जल का वाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। अभी तक 20 मिनट नहीं हुए हैं और मेरे द्वारा 20 प्रश्न हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग लाइक कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आगे भी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बराबर समय पर पहुंच जाए। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 20वां है, लास्ट प्रश्न है, चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20वां है, जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो उनमें अणुओं में रिक्त स्थान होता है। जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो उनके अणुओं में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिए हुए हैं और ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने जो दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए देखिए ऊर्जा खो देता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका भारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है हल्का हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी है तेज़ी से चलने लगते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके जो अणु हैं, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके जो अणु होते हैं उनमें प्रसार होने लगता है और वो तेज़ी से इधर उधर गमन करने लगते हैं, तेज़ी से इधर उधर चलने लगते हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न नंबर 20वें का डी आपका राइट आंसर होने वाला है। तेज़ी से चलने लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आपके 2020 प्रश्न। 20 मिनट में 20 प्रश्न करवाने का मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं हर 1 मिनट में एक प्रश्न आपके सामने रखूं और कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई हो और अधिक से अधिक MCQs लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा हर रोज़ आपको 2020 की सीरीज मिल रही है हिंदी और विज्ञान से संबंधित। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पर्याप्त समय पर आ जाए। और अगला मिलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।